हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त यूपी एनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 28 एकदम बेहतरीन तरीके से। तो पिछले वर्ष में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टॉप 30 क्वेश्चन आज लेकर फिर हाजिर हैं। तो यदि आप किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं, आपने सही वीडियो को प्ले किया है। यहाँ पर आपको हर स्टेट एनएम की तैयारी करा दी। सारे क्वेश्चन सारे सिलेबस लगभग सेम ही हैं। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन तो वही बनेगा। पढ़ लो चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहाँ से, तो कम से कम यहाँ से पढ़िए और हमें फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगता है। सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो पहले क्या कीजिए, पहले वीडियो को देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। तो कह रहा है यदि यूपी एनएम, बिहार, डीएसएसबी या किसी भी स्टेट एनएम के लिए क्या यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एमटीपी अधिनियम यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पहली बार कब पारित हुआ? 1971 में, 1982 में, 1965 में या 1990 में? तो कब एमटीपी अधिनियम यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पहली बार कब पारित हुआ था? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1971 में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या विकार हो सकता है? माइक्रोसेफेली या स्पाइना बिफिडा या हाइड्रोसेफलस या ऑटिज्म? तो कहा क्या रहा है गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या विकार हो सकता है? तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड से हमारा हो सकता है स्पाइना बिफिडा। तो फोलिक एसिड की कमी से कौन सा विकार हो सकता है? स्पाइना बिफिडा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा जन्म के बाद अपगार स्कोर कितनी बार जांचा जाता है? 5 और 10 मिनट पर, 1 और 5 मिनट पर, 1 और 3 मिनट पर या 2 और 4 मिनट पर? तो कह रहा जन्म के बाद अपगार स्कोर कितनी बार जांचा जाता है? तो जन्म के बाद अपगार स्कोर कितनी बार जांचा जाता है? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 5 मिनट पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है डीएमपीए एक किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है? बैरियर मेथड या इंट्रायूटेराइन डिवाइस या इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव या हार्मोनल इम्प्लांट्स? कह रहा डीएमपीए एक किस प्रकार की गर्भ निरोधक स्थिति विधि है? तो हमारा डीएमपीए एक कैसी आयुर्वेदिक है? इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा प्योर पेरियम काल कितने दिनों का होता है? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन? तो कह रहा प्योर पेरियम काल कितने दिनों का होता है? तो प्योर पेरियम काल हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी 40 दिनों का। तो बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा निम्न में से कौन सी स्थिति एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक नहीं है? पिछली पीआईडी या आईयूसीडी उपयोग या एंडोमेट्रियोसिस या नियमित मासिक धर्म? तो कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक नहीं है। तो कौन सी स्थिति है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की क्या है, जोखिम कारक नहीं है? तो नियमित मासिक धर्म। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन सामान्यतः कब तक बदल जाती है? 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 32 सप्ताह या 36 सप्ताह? तो कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन सामान्यतः कब तक बदल जाती है? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन सामान्यतः कब तक बदल जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 सप्ताह तक। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे सामान्य कारण कौन सा होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस या नाइजीरिया गोनोरिया या एचपीवी या एचआईवी? तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? तो मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे सामान्य कारक है निसेरिया गोनोरहोइया
होइए एकदम खतरनाक नाम ही है। नेक्स्ट कह रहा है सेफ पीरियड मेथड में महिलाएं किस चरण में गर्भधारण से बच सकती हैं? ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और 2 दिन बाद, पूरे मासिक चक्र में, या महामारी के पहले सप्ताह में, या मासिक चक्र के अंत में। तो कह रहा सेफ पीरियड मेथड में महिलाएं किस चरण में गर्भधारण से बच सकती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और 2 दिन बाद। तो 5 दिन पहले और 2 दिन बाद महिलाएं क्या आती हैं? गर्भधारण से बच सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा रूबेला संक्रमण गर्भवती महिला में किस प्रकार की जटिलता पैदा कर सकता है? प्लेसेंटा प्रीविया, या कॉन्जिनेंटल रूबेला सिंड्रोम, या प्रीक्लेम्सिया, या एक्लेम्सिया। तो कह रहा है रूबेला संक्रमण गर्भवती महिला में किस प्रकार की जटिलता पैदा कर सकता है? जो हमारा रूबेला संक्रमण है गर्भवती महिला में किस प्रकार की जटिलता पैदा कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉन्जिनेंटल रूबेला सिंड्रोम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड कितने महीनों तक प्रभावी मानी जाती है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने। तो कह रहा लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड कितने महीनों तक प्रभावी मानी जाती है? तो लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड कितने महीनों तक प्रभावी मानी जाती है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने तक। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड कितने महीनों तक मानी जाती है? प्रभावी मानी जाती है 6 महीने तक। नेक्स्ट कर खतरे के लक्षणों में शामिल नहीं है योनि से रक्तस्राव, सिर दर्द, भ्रूण गति, या धुंधली दृष्टि। तो इसमें कह रहा है क्या खतरे के लक्षण में कौन शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की गति खतरे के लक्षण में शामिल नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है मिसोप्रोस्टल का उपयोग किस लिए किया जाता है? गर्भावस्था जांच, प्रसव प्रेरण, या प्रसव के बाद प्लेसेंटा निकालना, या संक्रमण रोकथाम। संक्रामण रोकथाम। कह रहा मिसोप्रोस्टल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव प्रेरण के लिए। मिसोप्रोस्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रसव प्रेरण के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। करा WHO पार्टोग्राफ में डायलेशन की एलर्ट लाइन कितने सेंटीमीटर पर होता है? 2, 4, 6, 10। तो कह रहा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पार्टोग्राफ में डायलेशन का एलर्ट लाइन कितने सेंटीमीटर पर होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सेंटीमीटर पर। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रेनल ग्लैंड, या हाइपोथैलेमस, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, या पैनक्रियाज में। तो मानव शरीर में जो हमारा ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में हमारा ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट कह रहा है RH इनकैपेबिलिटी की पुष्टि किस जांच से होती है? कोम्बस टेस्ट, वीडल टेस्ट, VDRL टेस्ट, या पैप टेस्ट। तो कह रहा है RH इनकैपेबिलिटी की पुष्टि किस जांच से होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, कोम्स टेस्ट। नेक्स्ट कह रहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की सिफारिश WHO द्वारा कितने महीनों तक की गई है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो कह रहा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की सिफारिश WHO के द्वारा कितने महीनों तक की गई है? तो 6 महीने तक क्या करना चाहिए? बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या? स्तनपान। तो कह रहा है स्तनपान कितने महीनों तक कराना चाहिए? WHO ने कहा है कि कम से कम कितने महीनों तक? 6 महीने तक स्तनपान ही कराना चाहिए, उसके अलावा बच्चे को बाहरी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा PPH पोस्टपार्टम हेमरेज की प्राथमिक रोकथाम हेतु कौन सी औषध दी जाती है? पोस्टपार्टम हेमरेज की रोकथाम के लिए कौन सी औषध दी जाती है? मिसोप्रोस्टल, या इडेगोमेट्रिट्राइन, या मेथिल अर्गोमेट्रिट्राइन, या ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज की प्राथमिक रोकथाम हेतु
कौन सी औषधि दी जाती है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं आगे। करो निम्न में से कौन एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का संकेत नहीं है? ट्विन प्रेगनेंसी, या पहले सिजेरियन, या नियमित रक्तचाप, या गेस्टेशनल डायबिटीज। तो कह रहा निम्न में से कौन सी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का संकेत नहीं है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित रक्तचाप। तो बढ़ते हैं आगे। कर रजोनी वृत्ति के बाद सामान्यतः कौन सा हार्मोन घटता है? एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच, या प्रोजेस्टेरॉन। तो कर रजोनी वृत्ति के बाद सामान्यतः कौन सा हार्मोन घटता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। तो बढ़ते हैं आगे। कर किस अवस्था में नाल सबसे पहले अलग होती है? डिलेटेशन, या एक्सपल्सन, या प्लेसेंटल, या रिकवरी। तो कर किस अवस्था में नाल सबसे पहले अलग होती है? तो किस अवस्था में नाल सबसे पहले अलग होती है? तो हमारा हो जाएगा प्लेसेंटल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हमारा सेशन चल रहा है। क्योंकि हमारा सेशन में फालतू बात, नो बकवास का हमारा सिद्धांत है। कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। तो आपको वीडियो देखने से ही पता चलता होगा कि आपको कम से कम 15 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन करा ही देते हैं। तो इतना कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो कम समय में बेहतरीन कंटेंट पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। तो कारण इनमें से कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है? मूल्यांकन, निदान, योजना, हस्तक्षेप। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्यांकन। तो बढ़ते हैं आगे। कह निम्न में से कौन सा संकेत स्तनपान में ठीक नहीं माना जाता? गहरा लगाव, दर्द रहित स्थिति, बच्चा केवल निप्पल पकड़ रहा हो, बच्चा स्वाभाविक रूप से पी रहा हो। तो कह रहा निम्न में से कौन सा संकेत स्तनपान में ठीक नहीं माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चा केवल निप्पल पकड़ रहा हो। निम्न में से कौन सा संकेत स्तनपान में ठीक नहीं माना जाता? बच्चा केवल क्या हो रहा? निप्पल पकड़ रहा हो। यानी 23 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। कर HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? एलिसा, VDRL, PCR, या वेस्टर्न ब्लॉट। तो कह रहा HIV का कन्फर्मेंट्री टेस्ट मतलब कन्फर्म कर ले कि HIV है कि नहीं, उसका कौन सा टेस्ट होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट। तो वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है? कन्फर्मेशन टेस्ट करता है किसका? HIV का। नेक्स्ट कह रहा प्योरपरल सेप्सिस किस अवधि में होती है? प्योरपेरल सेप्सिस किस अवधि में होती है? गर्भावस्था में, प्रसव में, प्रसव के बाद, या प्रसव से पहले। तो प्योरपेरल सेप्सिस किस अवधि में होती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा प्रसव के बाद। तो प्योरपेरल सेप्सिस हमारी होती है क्या? प्रसव के बाद। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा IUCD की समान कार्यकाल अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो जो हमारा IUCD है कि सामान्य कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो IUCD की सामान्य कार्यकाल अवधि होती है हमारा 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ओलिगोहाइड्रामिनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड कितना कम हो जाता है? 1000 ml से कम, 800 ml से कम, या 500 ml से कम, या 300 ml से कम। तो कह रहा ओलिगोहाइड्रामिनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड कितना कम हो जाता है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 ml से कम। तो बढ़ते हैं आगे। कह प्रसव में प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज का कारण नहीं है? फेटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, या अपरिपक्व गर्भाशय ग्रीवा, या गलत प्रेजेंटेशन, या हाइपोटोनिक यूटेराइन कंट्रैक्शन। तो कह रहा है प्रसव में प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज का कारण नहीं है। तो प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज का कारण नहीं है कौन सा? हमारा हो जाएगा अपरिपक्व गर्भाशय ग्रीवा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन से भरपूर भोजन है? चावल, आलू, दाल, शक्कर। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है?
निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे भरपूर स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारा क्या होता है? दाल में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का रहा, निम्न में से कौन सा ओरल कंट्रासेप्टिव नहीं है? मालायन, सहेली, कॉपर टी या सेंटक्रोमैन? सेंटक्रोमैन। तो निम्न में से कौन सा ओरल कंट्रासेप्टिव नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर टी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार सेशन आपको मिलते रहेंगे। एक बार प्लेलिस्ट में हमारे विजिट कीजिए, आपको चैनल को छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा 6000 प्लस क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं। तो सोचिए, पहले 6000 प्लस क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से दूर नहीं ले जा सकता। आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो चाहे जहाँ से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, कमेंट थोड़ा अच्छा सा एक कमेंट भी कर दीजिए यदि अच्छा लगा हो तो। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।